तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स दैट आर बोट नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स ऑल आर कॉल्ड। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में हमने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे आपने रिवेन्यू पढ़ाया था, रिवेन्यू के पहले हमने वेब लेन गुड के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, इनफेयर, नॉर्मल, ये सारे के सारे पढ़े थे। तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही कह रहा है कि ऐसे ऐसा सामान जो हम मार्केट से खरीदते हैं लेकिन उसकी हमें इमीडिएट नीड नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जरूरत पड़ेगी, या किसी दूसरे गुड, इसमें कहा है कि ऐसे हैं वो जो दूसरे सामान को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम उनका यूज नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट बनाने में उनका यूज हो रहा है। ठीक है, आप घर पे सब्जी बनाते हो, ठीक है, तो तेल लेके आते हो मार्केट से, मान लिया, तो तेल को डायरेक्ट तो आप पी नहीं रहे, लेकिन सब्जी बनाने में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एक तरह से एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल हमने उसमें यहाँ पे देखा है। या हम बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी चला रही, जैसे हम क्लास ही ले रहे, तो क्लास लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ी लैपटॉप की। ठीक है, या हमें जरूरत पड़ रही है इंटरनेट की। तो इन सब चीजों की जो उसमें किसी दूसरे काम को करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे हम अगर प्रोग्रामिंग में आए, तो प्रोग्रामिंग में हम एक टर्म यूज करते हैं, एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आईडीई। तो आईडीई क्या होता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, यही तो होते हैं आईडीई, जिन ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कहा कि ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, जो इमीडिएट नीड को तो हमारे पास मीट नहीं कर रहे कंज्यूमर की, बट प्रोड्यूस अदर गुड्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और फाइनल गुड। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या आंसर, कॉमन सेंस से भी दिए जा सकते हैं थोड़े आंसर, कुछ ट्राई करते हैं। कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, या कंजम्पशन गुड हो सकता है, या फाइनल गुड्स हो सकता है, या कैपिटल, ये दिए हुए हैं। तो बताओ कौन सा होगा। तो कंजम्पशन गुड। कंजप्शन गुड। कैपिटल। अच्छा, एक आंसर आया कैपिटल। तो चलो, पहला आंसर है हमारे पास कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन के बारे में समझते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कंजम्पशन मतलब जो कस्टमर है वो डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है उसको। ठीक है, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक को आपने डायरेक्ट यूज कर लिया, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होंगे, कंजम्पशन गुड्स होंगे, यानी जो डायरेक्टली कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। तो कंजम्पशन गुड्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इमीडिएट नीड को, भाई आप कोल्ड ड्रिंक किस लिए लेके आते हो, ठीक है, इसलिए लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक, चलो भाई कोई गेस्ट आ गया, फटाफट काम हो जाए, कोल्ड ड्रिंक भी हो गया, चाय पानी बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये वाले प्रोडक्ट तो कह रहे हैं वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर रहे, उससे तो दूसरा प्रोडक्ट बना रहे। जैसे चाय की पत्ती लेके आए हो तो चाय बनेगी, चाय की पत्ती डायरेक्टली यूज नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो दूसरा आंसर आया था कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स, अब हमने जब अकाउंटिंग पढ़ाई थी, फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कैपिटल के बारे में बताया था, कैपिटल अमाउंट भी होता है। ठीक है, बताया था आपको क्या होता है कैपिटल अमाउंट, एस जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है, उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल। और उस पैसे से बाकी जो है वो होगा, बाकी पैसा कमाया जाएगा बिजनेस में लगा के एक बार। ठीक है, तो वो कैपिटल है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है,
ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, कैपिटल गुड्स। जैसे चाय की पत्ती हो गई आपका एक एग्जांपल, ऑयल हो गया, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हम उसको, लेकिन वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हो गया कैपिटल गुड्स के अंदर आएगा। एक हमारे पास यहाँ पे फाइनल गुड है। फाइनल गुड क्या है, जो हमारे पास, देखो ये फाइनल का भी हम समझेंगे इसी तरह से, जिसको हम बेसिकली डायरेक्टली कंज्यूम कर सकें, वो भी हमारे पास फाइनल गुड में आएगा। फाइनल और कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझना हमका, ठीक है, क्या होता है। कंजम्पशन में तो हमारे पास जो हम कस्टमर की नीड होती है वो डायरेक्टली उसके लिए, फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का होता है, मतलब वो कोई भी हो सकता है, घर का सामान जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये नीड के लिए भी होता है और ये यूज करने के लिए, दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये भी फाइनल प्रोडक्ट है जो बन गया है हमारे पास, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जैसे अभी हमने कोल्ड ड्रिंक की बात करी थी, वो भी फाइनल प्रोडक्ट है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। या हमारे पास आप आज खाना बनाने का मूड नहीं, ब्रेड लेके आ गए, तो ब्रेड जो है आपके पास क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट है, बने हुए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास ऐसे सामान जो हमारे पास हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारे पास यूज करे, वो कंजम्पशन गुड्स में आ जाएंगे, मतलब फाइनल गुड्स भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। इसकी कैटेगरी कंजम्पशन की और बोर्ड है, हम कुछ ऐसा सामान भी लेके आ सकते हैं जो हम फिर डायरेक्टली अभी यूज नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको डायरेक्टली, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले आए, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास गर्म है, ठीक है, तो अभी नहीं कर रहे, हमने फ्रिज में रख दी, ठीक है, तो वो भी कंजम्पशन में आ जाएगी, लेकिन फाइनल में नहीं आएगी, फाइनल में बिल्कुल डायरेक्टली यूज करने वाली। एक कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट कहलाते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है उनको बनाने के लिए, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी वहां पे, उनको भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब उनका भी किसी दूसरी चीज में यूज करा जाएगा। जैसे मैं कहने लगूं चीनी है, ठीक है, तो चीनी का यूज करके चीनी डायरेक्ट भी यूज करी जा सकती है, फाइनल भी है, कंजम्पशन भी है, लेकिन इसकी एक कैटेगरी इंटरमीडिएट भी आ जाएगी। कब आएगी इंटरमीडिएट, मैंने कहा कि मुझे कोई मिठाई बनानी है, उसमें चीनी का यूज करना, तो चीनी वहां पे उस मिठाई के लिए क्या होगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करेगी, ठीक है। या आपने जैसे मान लिया आप रीसेलिंग का काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, जैसे आपकी दुकान है, मान लिया आप ने सुबह दूध खरीदा, ठीक है, मदर डेयरी के पैकेट आए और फिर कस्टमर आए, आपने उनको बेच दिया, तो खरीदना बेचना कर दिया। आप कोई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, और फिर रीसेल कर देते हैं, तो वो क्या है, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगी, आपके लिए इंटरमीडिएट होगी। तो वो डिपेंड करता है कहाँ किस कंडीशन में हम कैसे यूज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। किसी के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट होगी, किसी के लिए वही प्रोडक्ट कंजम्पशन प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल की बात करी जा रही, तो ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली उसकी इमीडिएट नीड नहीं होती है, तो वो हमारे पास कैपिटल गुड्स हो जाता है। अच्छा, एक अगर हम बात करते हैं कि मान लिया एक ऑफिस है, ऑफिस के लिए फर्नीचर रखा गया है, फर्नीचर बनाया हमने, ठीक है, और ये फर्नीचर, ये बताओ किस तरह के गुड्स में आएगा यहाँ पे। कोई फर्नीचर है या मशीन है, जैसे लैपटॉप वगैरह आपने ले लिया, ये सब क्या होंगे, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कंज्यूमर में, कैपिटल, कंजम्पशन या फाइनल। फाइनल। नहीं, ये वाले आएंगे बेटा, हमारा काम जो है, ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है, वो फर्नीचर बनाना नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है कि वो तो, मतलब आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, तो लैपटॉप और फर्नीचर आपके किस काम के लिए यूज, कौन से टाइप के प्रोडक्ट होगी यहाँ पे, आप उनको सेल थोड़ी कर रहे हो लैपटॉप या फर्नीचर को, तो वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स होंगे। उस कंपनी के लिए वो क्या है, कैपिटल, उसने इन्वेस्टमेंट करा उन प्रोडक्ट पे, उन प्रोडक्ट की हेल्प से दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिनसे बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे, कैपिटल गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा
ओलिगोपोली है। अच्छा, ओलिगोपोली रेफर टू। ओलिगोपोली क्या होती है? अच्छा, एक लास्ट क्लास में ही आपको बताया था मोनोपोली टर्म। ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब है कि मार्केट में केवल एक ही कस्टमर, वो एक ही सेलर है, एक सेलर है और कस्टमर जो है बहुत सारे हैं, मैनी बायर हैं। तो उसको हमने क्या कहा था कि भाई एक ही बंदा किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला या सेल करने वाला, कस्टमर बहुत सारे, तो वो अपनी मोनोपोली चलाता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रेट वो बता सकता है कि भाई ये है, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो उसकी मोनोपोली चल रही। मोनोपोली का मतलब हमारे पास क्या है, वहां पर सेलर या मैन्युफैक्चरर जो है वो सिंगल है, बायर बहुत सारे हैं। ठीक है, वो कहलाता है हमारे पास मोनोपोली। ठीक है, एक मोनोपोली की तरह ही एक वर्ड होता है मोनोस्पोनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब सिंगल बायर है। अगर सिंगल बायर है मार्केट में, ठीक है, बेचने वाले कितने भी हो सकते हैं, खरीदने वाला एक ही बंदा, तो वो कहलाता है मोनोस्पोनी। ठीक है, और मोनोपोली मतलब सेलर एक है, खरीदने वाले एक ही दुकान है, कस्टमर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी चलेगी? यहाँ पे सेलर की चलेगी। मोनोस्पोनी में क्या होगा, बायर एक ही है, खरीदने वाला एक ही है, तो सब पीछे पीछे आएंगे कि मेरा प्रोडक्ट ले ले, मेरा प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, तो किसका होगा, तो ये मोनोस्पोनी चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पे दिया आप देखो, यहाँ पे सिंगल सिंगल की बात होगी, सिंगल सेलर सिंगल बायर। अब यहाँ पे हमारे पास है मैनी सेलर फ्यू बायर। ठीक है, फ्यू का मतलब जहाँ फ्यू आएगा, फ्यू का मतलब वहां पे टू और मोर हो सकते हैं। ठीक है, फ्यू का मतलब है टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दो की, तो टू और मोर, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है हमारे पास फ्यू सेलर मैनी बायर। ठीक है, क्या होता है फ्यू सेलर, मतलब दो या दो से ज्यादा सेलर हैं, दुकानें हैं मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने वाले क्या हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे एक फर्दर हमारे पास कंडीशन बनी है कि अगर मान लिया इसमें दो या दो से ज्यादा की बात करें, दो या दो से ज्यादा ना हो के दो ही हो, एग्जैक्ट दो हो, एग्जैक्ट टू सेलर हो, अगर दो ही सेलर हो लेकिन बायर जो है वो मैनी बायर। ठीक है, मैनी बायर, तो इसमें भी ओलिगोपोली की भी एक सब कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं डुओपोली। ठीक है, वो हो जाएगी डुओपोली, मतलब दो सेलर और मैनी बायर। अगर दो या दो से ज्यादा, इसमें दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे, वो ओलिगोपोली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टर्म समझी, एक ओलिगोपोली, एक डुओपोली, एक मोनोपोली और एक मोनोस्पोनी। ठीक है, ये टर्म्स होती हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है कस्टमर और सेलर, ठीक है, उनके बारे में बताई जाती है कि कितनी क्वांटिटी में है, कितनी कितने सेलर हैं, कितने बायर हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करी जा रही, एग्जैक्ट की बात इसमें ओलिगोपोली में कोई एग्जैक्ट नहीं है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बायर हमेशा सेलर से ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन टू सेल एंड बाई शेयर। शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो जब शेयर मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास उसमें ऑप्शन होते हैं अलग। ठीक है, एक बीएससी का ऑप्शन होता है, एक एनएससी का ऑप्शन होता है। नॉर्मली जब हम शेयर लेते हैं, अगर इंडिया में आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपको शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, या आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपका एक बैंक अकाउंट तो होता ही, नॉर्मली आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है।
ये डिमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको उसमें क्या करना होता है, शेयर मार्केट में शेयर वगैरह करते हैं हम। अब इसमें शेयर मार्केट में जब आप शेयर करते हैं तो वहाँ दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली दो तरह के हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटरडे करो आप या डिलीवरी वगैरह के कैसे भी शेयर करो, तो नॉर्मली दो तरह के आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक ब्रोकरेज के पास आप अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट होता है, तो ऐसे ही ब्रोकरेज होता है एक मीडिएटर, जो हमारे पास शेयर का लेन देन करवाता है हमें, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी ब्रोकरेज के पास हम कर सकते हैं। जैसे आजकल आप बहुत सारे ऐड वगैरह देखते हो, ठीक है। बैंक के भी होते हैं अपने, वैसे भी वो होते हैं हमारे पास, ठीक है। जीरोधा हो गया या ग्रो वगैरह, ये ऐप वगैरह चलती रहती हैं, तो इन पे आप किसी पे भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के इन पे शेयर लगा सकते हो। लेकिन ये जो शेयर जब हम खरीद रहे हैं नेशनल एनएससी से या बीएससी से, तो इसमें इंडियन कंपनी के ही शेयर मिलते हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनी के शेयर अगर आप खरीदना चाहें तो वो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीन टू सेल एंड बाई शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी, ठीक है। विदेशी कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं, ठीक है। और इसमें कहा विदाउट ओपनिंग ए ब्रोकरेज यानी डीमेट अकाउंट, आपने डीमेट अकाउंट भी नहीं खुलवाना और आपको शेयर खरीदने हैं विदेशी कंपनी के। तो आप किसके थ्रू खोलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या इवेंट डेटा रिकॉर्डर्स, ठीक है। कोई बता सकता है क्या आंसर होगा इसका? तो ग्लोबल। ग्लोबल, ठीक है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, वैसे जब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल यानी फॉरेन कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल की पे जानी है बातें, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी का करना, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर के थ्रू हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इज एन इंडेक्स यूज टू कैलकुलेट द ऑफ ए कंट्री। यानी सीपीआई जो होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो किसी कंट्री की किस चीज को बताती है, डिनोट करती है? फॉरेक्स को बताती है, जीडीपी ग्रोथ को बताती है, इनकम टैक्स को बताती है, या रिटेल इन्फ्लेशन को बताती है? ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर, क्या हो सकता है? सीपीआई किससे रिलेटेड है? सीपीआई कंज्यूमर से रिलेटेड है, ठीक है। तो डी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो कंज्यूमर से रिलेटेड इसमें कौन सी चीज है इन चारों में से? कंज्यूमर यानी कस्टमर कहाँ पे जा रहा है? फोरेक्स में जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ में काम कर रहा है, इनकम टैक्स में कर रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ रहा है उसको? तो जीडीपी रिटेल। ग्रोथ। अच्छा, वो रिटेल। रिटेल, अच्छा। एक आंसर आया है जीडीपी, एक आया है रिटेल का, ठीक है। इनकम टैक्स तो सभी कंज्यूमर का वो नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स तो इनकम के अकॉर्डिंग है, कंज्यूमर तो 5,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला भी, ठीक है। जीडीपी जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टर्म समझ लेते हैं, फोरेक्स का क्या मतलब होता है। फोरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फोरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस मार्केट का क्या काम है फोरेक्स का? इसका काम है एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना। जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या कोई दूसरी कंट्री वाला हमारी कंट्री में आता है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो मान लिया मार्केट में जाके कुछ शॉपिंग करोगे, तो वहां के जो मार्केट वाले, वो तो मान लिया कोई आके यहाँ पे डॉलर पे खरीदता है, तो वो तो कहेगा भाई मुझे तो रुपए में चाहिए।
डॉलर वगैरह मैं कहाँ इसको कन्वर्ट कराता फिरूंगा, मुझको रुपए, तो वो पहले ही जाके एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके अपने पैसे को कन्वर्ट करवा लेता है। ठीक है, उस करेंसी में कन्वर्ट करवा लेगा, तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स का मतलब इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो कंज्यूमर तो एंड यूजर हो गए, एक तरह से कस्टमर हो गए, जो कंट्री में मतलब कोई भी सामान कंज्यूमर, उसमें कोई भी बंदा हो सकता है, लेकिन फॉरेक्स में हर कोई बंदा तो जा नहीं रहा। ठीक है, कंट्री के हर बंदे के लिए तो है नहीं फॉरेक्स। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारे पास जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या है? जीडीपी आप बहुत बार जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होती है या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो जीडीपी टर्म हमारे पास आती है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ वगैरह जीडीपी से मेजर करी जाती है कि भाई कोई कंट्री, मतलब कोई कंट्री जो है कितनी प्रोग्रेस कर रही, तो वो उसकी जीडीपी से हम देखते हैं। जीडीपी का मतलब है जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, उन सभी प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है। जो भी प्रोडक्ट बन रहे किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी सर्विस द्वारा, ठीक है, तो किसी भी टाइप के कोई से भी सेक्टर द्वारा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्नरी सेक्टर हो, कैसा भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर के द्वारा कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हो, सब प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर निकाली जाए तो वो क्या है हमारे पास? जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो जीडीपी हम किसी पीरियड में, जैसे तिमाही की, इस क्वार्टर की क्या चल रही है, इस ईयर की क्या चल रही है, इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो जीडीपी के साथ साथ हमारे पास मतलब एक तो हमारे पास जीडीपी टर्म आती है। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी देखो कम कंट्री के अंदर बनने चाहिए वो प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कोई बाहर बन के आया विदेश में और यहाँ की मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जीडीपी में नहीं कैलकुलेट करा जाएगा। जो हमारी कंट्री के अंदर बना है, जो जिस कंट्री के अंदर बना है, वो उसकी जीडीपी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यूज किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, ठीक है, जो टोटल फाइनल वैल्यू होती है, सबका टोटल कर दिया जाए तो वो जीडीपी आएगा। एक टर्म यहाँ पे यूज होती है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? इसका मतलब है जो हमारे पास जीडीपी है ना, जीडीपी में से हमने कुछ सामान एक्सपोर्ट भी करा होगा, मतलब कुछ इंडिया में बना लेकिन हम बाहर बेच रहे हैं उसको। ठीक है, तो बाहर की कंट्री में बेच रहे तो उससे भी हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बाहर गया तो वो हमारे पास इसमें ऐड कर दो, तो वो एक्सपोर्ट। ठीक है, करा जो हमने। लेकिन जब हम कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक्सपोर्ट ही करे जाएंगे हर चीज, कुछ चीजें हमारी कंट्री में नहीं होती, कम है या, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, तो इंपोर्ट भी करते हैं। तो इंपोर्ट से क्या होगा? हमारे पास एक्सपेंस होंगे, एक्सपोर्ट से इनकम होंगी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, जीडीपी में ऐड कर दो इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे अगर कुछ डेप्रिसिएशन होता है हमारे प्रोडक्ट वगैरह में, डेप्रिसिएशन या पैसे में भी डेप्रिसिएशन होता है, या कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट करा, जब तक वो मार्केट में गया तो उसमें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, अभी कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का था लेकिन अभी उसकी मार्केट वैल्यू मान लिया 80 रुपए होगी, तो उसमें क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम जो हमारे पास जीएनपी है, जीएनपी से मान लिया डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, मतलब चाहे वो हमने इंपोर्ट करके करा हो प्रोडक्ट या हमने
यहीं पे बनाया और यहीं पे है हमारे पास। तो कंपनी को मान लिया किसी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा था 100 रुपए, या 100 रुपए उसका एमआरपी था, वो इस पे बेच रही थी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन आ गया है। तो डेप्रिसिएशन आने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो अब कितनी रह गई, 100 रुपए कॉस्टिंग चल रही थी उसकी, जो सेलिंग कॉस्ट थी उसकी क्या चल रही थी, 100 रुपए, लेकिन डेप्रिसिएशन के बाद 80 रुपए हो गई। ठीक है, चाहे वो इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट की हो या हमारे यहीं का जीडीपी का प्रोडक्ट हो। तो अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दिया जाए इसमें से, तो क्या हो गया, जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट था उसमें 20 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, तो उसकी कॉस्ट होगी 80 रुपए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एनएनपी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनएनपी। मतलब अब क्या होगा, जो हमें जो कंपनी का ओवरऑल रिवेन्यू, कंट्री का ओवरऑल रिवेन्यू जीडीपी से देखा जा रहा था, वो जीडीपी से नहीं एनएनपी से देखा जाएगा। एक्चुअल तो हमारे पास ये वाली चीज होती है जीडीपी। अगर हम कहते हैं कि भाई जीडीपी जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्री के पास जो रिवेन्यू होता है, ठीक है, जो पैसा होता है या प्रोडक्ट होते हैं जितनी भी, वो फाइनली एनएनपी से देखी जाती है। ठीक है, एनएनपी मतलब नेट है। जैसे हम कह देते हैं कि ग्रोस हमारे पास आ रहा है भाई, सैलरी किसी की ग्रोस सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन इन हैंड नेट सैलरी आ रही है 80,000 रुपए। ठीक है, तो भाई 80,000 है अभी, तो ये तो 1 लाख थी, तो वे ये तो ग्रोस वाली है। जो जीडीपी है ये ग्रोस है, लेकिन इन हैंड क्या मिल रहा है, वो है उसकी इन हैंड वैल्यू, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा उसका एनएनपी। ठीक है, तो ये नेट वैल्यू जो भी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास जीडीपी की बात। इनकम टैक्स आप सभी जानते ही हैं, इनकम के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग टैक्स रिवेन्यू है, उनके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। अब जैसे हमने डेप्रिसिएशन की बात करी, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाना, एक इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट में कम या ज्यादा होती है। ठीक है, चेंजेस आते हैं, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब कम ही हो रहा है। तो ये जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिटेल से है। क्योंकि रिटेल मतलब क्या है, रिटेल मतलब है कि हमारे पास जैसे रिटेल की दुकानें जहाँ पे फाइनली कस्टमर जाके कुछ चीज प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज परचेज करता है, तो वो रिटेल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो रिटेल में जाके कितना इन्फ्लेशन आ रहा, कि इसका मतलब है देखो कुछ प्रोडक्ट रिटेल पे गए, सबसे फाइनल दुकान पे गए बिकने के लिए। ठीक है, मान लिया दूध का ही प्रोडक्ट है, कोई कंपनी दूध बनाती है, ब्रेड बनाती है। ठीक है, तो उनकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट 2-2 3-3 दिन की होती है बस। ठीक है, जैसे मान लिया दूध है आज गया, तो 3-4 दिन की एक्सपायरी डेट, अगर बिक गया तो सही है, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा, तो वो वापिस जाएगा। ब्रेड है 4-5-10 दिन की एक्सपायरी डेट है उसकी, तो तब तक बिक गया सही है, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने से क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, वहां पे प्रोडक्ट रिटर्न होगा। तो वो इन्फ्लेशन से फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी या कॉस्टिंग चेंज करी जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ से निकल रही है, कि कितने फाइनली जो प्रोडक्ट है हमारे वो कंज्यूम हो रहे, जो बायर हैं वो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो रिटेल इन्फ्लेशन में पता चलेगा हमें वहां से। तो सीपीआई उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। ऐसी कौन सी हमारे पास सेक्टर है जो कोई सामान नहीं बनाता, प्रोडक्ट नहीं बनाता। देखो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के सेक्टर की बात करी गई है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्नरी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सेकेंडरी या टर्नरी की भी बात करी गई।
किसी भी कंट्री के अंदर जो काम होता है, ठीक है, किसी भी तरह का जो काम करे कोई भी बिजनेस, एनी टाइप बिजनेस, वो 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है प्राइमरी सेक्टर, जहां से कोई भी बिजनेस चल रहा किसी भी टाइप के की बात करेंगे तो उसमें हमने पहला टाइप बनाया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्नरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होते हैं हमारे पास जैसे एग्रीकल्चर, इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे पास सेक्टर होते हैं। ठीक है, रिलेटेड सेक्टर क्या, जैसे मतलब वे बंदे वो मतलब बिजनेस ऐसा है एग्रीकल्चर का, भाई खेती का बिजनेस है, किसान खेती कर रहे हैं, कुछ फसल उगा रहे हैं, लेकिन हर फसल का हर बार सेम रेट नहीं मिलता या सेम तरह की फसल नहीं होती, वो मौसम पे भी डिपेंड करती है। बहुत अच्छे, मान लिया किसी के गेहूं खड़े हैं, ठीक है, और गेहूं कटने वाले तभी ओलावृष्टि होगी, ओले पड़ गए, सारे बेकार हो गए, इतनी मेहनत करी सब वो हो गया। तो ये जो है फिक्स वो नहीं रहती हमारे पास यहाँ पर। इस सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है हमारे पास कोई भी, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं होता है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर के बिजनेस होते हैं वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड, जैसे मछली पालन कर रहा, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे मतलब जो खेती होगी, खेती से रिलेटेड होगी काम, वो ही हो गया। मतलब माइनिंग का काम भी करते हैं, जैसे माइनिंग होती है कोयला वगैरह की, ठीक है, या तेल निकालने की, तो वहां पे 100% श्योरिटी नहीं कि इस तरीके से चल रहा है, कोई चीजें एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती। इन सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ना ही इनका गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा कंट्रोल रहता गवर्नमेंट का इन पे। ठीक है, भाई खेती कर रहे किसान कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का इतना ज्यादा वो भी नहीं रोल इनमें। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर है, ये है मेन हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो बेसिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट या ह्यूमन मेड प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट मतलब खेती से जो सामान उग रहा है, फसल उग रही है, वो नेचुरल है। मुर्गी पालन हो रहा है, या मछली पालन हो रहा है, या गैस निकाली जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, तेल का काम किया जा रहा है, वो सब नेचुरल है। ठीक है, प्राकृतिक चीजें हैं, वो होंगी नहीं होंगी, वो प्रकृति पर निर्भर है, कहाँ निकलेंगी, कैसे होगी, कितना होगा, सब चीजें। ठीक है, उसमें 100% श्योरिटी नहीं कि इसी तरीके से चलेगी चीजें, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, किसी भी। लेकिन जो ये सेकेंडरी सेक्टर है, यही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहे, गाड़ी बन रही, कपड़े बन रहे, खाने का सामान बन रहा, नॉर्मल मतलब वैसा, तो ये सब A to Z जो जितनी भी कंपनियां खुली हुई जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो सब किस में आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगी। अब इसने कहा कि ऐसा सेक्टर बना बताना जो प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, वो आता है हमारे पास टर्नरी सेक्टर, इसको बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये है हमारे पास सर्विस सेक्टर, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट बना रही पहले प्राइमरी वाली और सेकेंडरी वाली, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोडक्ट तो प्राइमरी भी बना रही, लेकिन ये नेचुरल प्रोडक्ट बना रही है, सेकेंडरी वाली ह्यूमन मेड प्रोडक्ट बना रही है, और टर्नरी इनको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, जैसे स्कूल में टीचर हैं, वो प्रोडक्ट थोड़ी बनवा रहे हैं, या हम पढ़ा रहे हैं, हम प्रोडक्ट नहीं, हमारा सेक्टर क्या है, एजुकेशन सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, कोई लॉयर है, लॉयर कोई प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं, वो क्या है, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से कोई कॉल सेंटर हो गया, वो सर्विस दे रहे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, सॉफ्टवेयर भी क्या है हमारे पास, एक तरह से सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है वहां पर। ठीक है। तो जो मतलब हमारे पास कोई मतलब सॉफ्टवेयर अगर सेल वगैरह के चल रहे, तो उनको तो हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं वहां पर। लेकिन जो केवल सर्विस दे रहे, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं निकल के आ रहा, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, ना हार्ड कॉपी में ना सॉफ्ट कॉपी में, तो लॉयर हो गया, एजुकेशन हो गया, या हमारे पास उस तरह के प्रोडक्ट हो गए, सर्विसेज होगी, मतलब जहाँ केवल सपोर्ट काउंसलिंग वगैरह होगी उस तरह की। ठीक है। तो वो सब आएंगे हमारे पास टर्नरी सेक्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5th नंबर का। ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट के बारे में ही है। प्रोडक्ट है यानी द टेंजिबल गुड्स फॉर विच ए कंज्यूमर वांट टू कंपेयर क्वालिटी। ठीक है। तो कोई सामान आप खरीदते हो तो उसको देखते हो ना, कि कंपेयर करते हो कि सही है गलत है, कैसा कौन सा सही रहेगा, कंपेयर करनी है। जैसे मान लिया कोई गाड़ी खरीदनी, तो गाड़ी खरीदने से पहले आप ऑनलाइन भी देखोगे कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन से आपके बजट की, किसकी फ्यूल एफिशिएंसी सही है। ठीक है। तो आपकी नीड को कौन सी सेटिस्फाई कर रही, फुलफिल कर रही। तो बहुत अलग अलग कंपनी की, कोई टाटा की, कोई मारुति की, कोई महिंद्रा की, अलग अलग आप कंपेयर करते हो चीजों को। उनकी क्वालिटी को भी देखते हो, फीचर्स को भी देखते हो, प्राइस को भी देखते हो। ठीक है। और बहुत सारी चीजें अपने बजट वगैरह के अकॉर्डिंग आप देखते हो। ठीक है। परचेज करने से पहले। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जिनको आप परचेज करने से पहले काफी ज्यादा कंपैरिजन करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कन्वीनियंस गुड, या शॉपिंग गुड, या स्पेशलिटी गुड, या अनसोल्ड गुड। तो उनको क्या बोलेंगे, बताइए भाई, क्या हो सकता है आंसर। आशीष, हाँ सौरभ बताओ, जी सर। क्या सर आंसर हो सकता है। स्पेशलिटी या फिर अनसोर्ट होगा सर। अच्छा, स्पेशलिटी या अनसोर्ट होगा। हाँ आशीष, तुम क्या बता रहे, बताओ। सर कन्वीनियंस गुड हो सकता है कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बंदा देख रहा है। अच्छा, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख रहा। अच्छा, तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख रहा है, तो उसमें फिर कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, कन्वीनियंस गुड ऐसे सामान होते हैं जिसमें हमें ज्यादा कंपैरिजन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती ना, ज्यादा उनकी कॉस्टिंग होती है, या कॉस्टिंग भी है तो मतलब उसके प्राइस जो है, ऐसे सामान जिसके मार्केट में प्राइस कहीं से भी खरीदो एक जैसे ही रहेंगे, और कैसी भी क्वालिटी, सबकी क्वालिटी भी एक जैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कन्वीनियंट। जैसे मान लिया आपको पेट्रोल खरीदना, डीजल खरीदना, कोई से भी पेट्रोल पंप से खरीद लो, ज्यादा दिमाग लगाते हो क्या, सभी पेट्रोल पंप पे सेम ही मिलेगा, सेम ही प्राइस मिलेगा, सेम ही पेट्रोल मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में सेम ही क्वालिटी के हैं, सेम ही प्राइस के चल रहे, तो वो कन्वीनियंस गुड में आते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास मतलब आपके हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह आप ये लेते हैं, या आप न्यूज़पेपर भी खरीदते हैं। ठीक है। तो न्यूज़पेपर भी आपको 2 रुपए का न्यूज़पेपर आ रहा, कोई भी ले लो, कोई मैगजीन अगर आपको लेनी, तो इनमें आपको मतलब आपने बस ये देखनी कि मुझे इस टाइप की मैगजीन चाहिए, कोई सी भी ले लिया, कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लिया, सब में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, एक जैसे निकलते हैं चीजें। ठीक है। तो वो लिख लिया भाई, ये देख लो हिंदी का लेना है या इंग्लिश का लेना, बाकी तो सब एक ही। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास ये हो गया। आप खरीदने जाते, ज्वेलरी खरीदने जाते हो, सोने का कोई प्रोडक्ट खरीदना, किसी भी दुकान से ले लो। ठीक है। बस नंबर 2 का काम ना करे सुनार। ठीक है। तो सब पे रेट सेम ही मिलेगा। ठीक है भाई, सही जेन्युइन प्रोडक्ट दे दे, तो प्रोडक्ट तो सब पे सेम ही मिलेगा। बस सोने का कहीं भी जाओ, रेट सभी जगह सेम ही है। ये तो है नहीं कोई दे रहा 50,000 को, कोई 60,000 को, 50-100 रुपए का भी फर्क नहीं रखते, रखे थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की कॉस्ट होगी उसका, उस पर इतना नेगोशिएबल ही होता है, कोई मतलब नहीं इतना। ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं।
अभी दूसरा बताया है, ये बता रहे थे कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो सौरभ ने बताया, ठीक है। तो इसका मतलब है ऐसे प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट है मतलब ये, जिनके यूनिक फीचर होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जिनके यूनिक फीचर है, जब आपको पता उनका यूनिक फीचर्स है तो उसको कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं। चाहे वो कितना महंगा हो कितना सस्ता हो, आपको फिर जब कोई चीज यूनिक है, आपके मन को भाई है, तो फिर पैसे का देखा जाएगा वहां पर, ना फिर जैसे कि कंपैरिजन रहेगा सर, उसका। जैसे कि टेस्ला टेस्ला की अगर गाड़ी ले ले, हाँ ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली, फिलहाल वो एक वही गाड़ी है जो आती है मेरे हाँ नॉलेज में। तो वो तो जो मर्जी रेट बेचे, ये तो मोनोपोली जैसा हो गया हिसाब किताब इसका फिर। हाँ, मोनोपोली हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जिसका फीचर्स आपको पता है कि भाई ये बंदा ये फीचर दे रहा है, मुझको यही फीचर्स चाहिए ऐसा, तो फिर आपको ठीक है। कंपैरिजन करने की कोई वो नहीं है वहां पर, वो स्पेशल हो गया मतलब, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो आपको फिर वहां पे प्राइस या कंपैरिजन का मतलब नहीं, आपको लेना बस यही लेना, ठीक है। ये खराब हो सही हो, ठीक है, सस्ता हो महंगा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केट में गए, मान लिया कपड़े खरीदने गए, आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, ठीक है, भाई ये वाली शर्ट लेनी, ये वाली साड़ी लेनी, ये सूट लेना, तो भाई लेना तो लेना, समझ आ गया, तो फिर आपको कंपैरिजन दूसरे को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हो गई। मार्केट में वो चीजें और भी हो सकती हैं, लेकिन किसी चीज की एक स्पेशल फीचर्स होता है जो आपको यूनिक फीचर्स पसंद आ रहा, तो फिर वो लेना, फिर दूसरे से कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अनसोल्ड गुड की बात करी गई है। अनसोल्ड गुड का मतलब है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। आप प्रोडक्ट तो खरीदने गए हैं, आपको जरूरत भी, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में खरीदने गए, भाई मुझको मान लिया क्रिकेट का कुछ किट खरीदनी है, लेकिन आपने पहले वो नहीं खरीदी, या आपके बच्चे ने कहा कि मुझको ये दिलवा दो, कोई गेम का कोई भी हो, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो भाई जितना भी दे दे, जैसे भी चल रहा है तो दे दो भाई, ले आओ। तो आप कंपैरिजन का आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में बाकी जगह क्या रेट है, क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो अनसोल्ड गुड होते हैं। तो वहां पे भी कंपैरिजन का कोई वो नहीं होता। जैसे मतलब आप इंश्योरेंस फील्ड में काम नहीं करते, मतलब कोई इंश्योरेंस वाला आया, आपको बता दिया कि ये ले लो ये ले लो, इसके ये फीचर्स हैं ये फीचर्स हैं, तो आपको मार्केट में पता नहीं बाकी और क्या क्या फीचर्स चल रहे हैं, आपको लगे इसने बताया यही बढ़िया होंगे, चलो ये ले लो। आपको अगर पता है कि नहीं ये प्लान भी हो सकता है वो भी होता है, तो फिर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, फिर देखोगे। लेकिन जिसमें आपको नॉलेज नहीं है जिस प्रोडक्ट के बारे में, तो और आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, ठीक है, नीड है या जरूरत नहीं भी है, किसी ने इन्फ्लुएंस करा कि ये प्रोडक्ट ले लो इस तरह का होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कौन कौन से प्रोडक्ट उनके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है, या उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इतना नहीं पता, वो सब अनसॉर्ट में आएंगे, ठीक है। अब बचा हमारे पास शॉपिंग गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स ही वो होते हैं जो आप रोज यूज करते हो, या आप उनके बारे में सब अच्छे से जानते हो, तो जब आप उनको खरीदोगे तो बहुत कंपैरिजन करके उनके सारे फीचर्स वगैरह देख के लोगे, ठीक है। तो वो सब आएंगे हमारे पास शॉपिंग गुड्स के अंदर। तो ये जो कंपेयर करने का ऑप्शन आ गया वो शॉपिंग गुड्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने लास्ट क्लास में कुछ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी पढ़ा था, रिवेन्यू के बारे में, रिवेन्यू के टाइप के बारे में पढ़ा था, उसमें मार्जिनल रिवेन्यू भी था, ऐसी मार्जिनल कॉस्ट भी होती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स इज 60,000, ठीक है, 1000 यूनिट बनी, कॉस्ट कितनी आई, 60,000 आई। अब एक यूनिट और एक्स्ट्रा बना दी तो कॉस्ट आ गई 60,400 रुपये, ठीक है। यानी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी है यहाँ पे, 400 रुपये पड़ी है, ठीक है, 400 रुपये इंक्रीज होगी। तो इन द टोटल कॉस्ट, तो ये क्या कहलाएगी, 400 रुपये क्या कहलाएगी हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है।
तो ये रिवेन्यू हमारे पास क्या कहलाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा। हमारे पास जब रिवेन्यू पे बात करें, यहाँ पे कॉस्टिंग की बात करी जा रही, ठीक है, तो कॉस्ट कहलाएगा। जब रिवेन्यू की बात करी जाएगी तो इसको मार्जिनल रिवेन्यू बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉस्टिंग की बात, कॉस्टिंग का मतलब बनाने की कॉस्ट, रिवेन्यू का मतलब बेचने की कॉस्ट हो जाएगी वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि द टर्म कंट्रीब्यूशन रेफर टू द, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, सपोर्ट करना होता है जैसे, ऐसे ही कंट्रीब्यूट करना। तो चार ऑप्शन में समझते हैं क्या है। एक्सिस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट, और सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स रेजिंग कैपिटल। तो ये हमारे पास जो है क्या है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें पूछा है कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट में क्या है, टोटल कॉस्ट जैसे ये आ रही है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास ज्यादा भी हो सकता है। मान लिया एक यूनिट हमारे पास 600 रुपए की बन रही है यहाँ पर, ठीक है, अगर इसमें देखें तो 60 रुपए की बन रही है, यहाँ पर एक यूनिट 60 रुपए की बन रही है। तो ये तो कॉस्टिंग है, लेकिन मान लिया हम बेच रहे हैं उसको 80 रुपए की बेच, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट का, ठीक है, वो 20 रुपए है, तो उसको हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो है हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहा है एक्सिस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपीज थी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 यूनिट बनाई हमने, तो एक यूनिट की कॉस्ट 60 रुपये आ रही। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करी तो 400 रुपये आई एक यूनिट की कॉस्ट। तो यहाँ पर 340 रुपये का जो डिफरेंस आया है, उसी को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस 340 रुपये को क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। भाई 60 रुपए का बन रहा था प्रोडक्ट, अगर 1000 प्रोडक्ट बना रहे थे हम, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया तो कॉस्ट 400 रुपये आई। तो ये जो डिफरेंस हुआ इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कैपिटल को रेज करने के लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह चलाना, उसका इससे मतलब नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कहा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम मार्जिनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन किससे रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड है। तो वहां जो 340 रुपए का आ रहा, तो वो मार्जिनल इनकम रहेगी हमारे पास। 60 रुपए का प्रोडक्ट 400 रुपए में चल रहा है, तो मार्जिनल इनकम में आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स खर्चे हैं, हर महीने वो जाने ही जाने हैं। ठीक है, वो फिक्स है, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो ऐसे बताओ इनमें से क्या, प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स होगा या घटता बढ़ता रहेगा हर महीने, बताओ। प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे फिक्स रहता है भाई, जो इस सर फिक्स महीने रहेगा। महीने जा रहा। रेंट जो है ये भी फिक्स है, इंश्योरेंस ले रखे हैं उसके भी फिक्स है, तो ये सारे के सारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की बात है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन में भी पीछे आ रहा था वेरिएबल हमारे पास करना। वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास सर जिन लेकिन रेंट तो हर साल बढ़ ही जाता है, तो क्या फिक्स कॉस्ट में आएगा? हर साल बढ़ता है, हर महीने नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो साल में जाएगा एक, या जी आपने सर। इस साल में बढ़ गया, या 5 साल का एग्रीमेंट लीज ले रखा है, जितने का भी ले रखा, तो उतने तक फिक्स रहेगा, फिर बढ़ता है फिर फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी में देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो रेंट जो है एक फिक्स कॉस्ट है, वो जानी जानी और एक उसमें जानी। ठीक है, लेकिन जैसे बिजली का बिल हो गया, वो फिक्स होता है नहीं, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, कभी
कम आ रहा, कभी ज्यादा आ रहा, एक फिक्स नहीं है कि आप उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे रेंट है भाई, इतने पैसे जाने ही जाने हैं। लेकिन कुछ चीजें जो कम ज्यादा हो जा सकती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। अब जैसे 11वें क्वेश्चन में बात करी गई है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की है। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल होगा फिक्स होगा? बताओ। सर वेरिएबल। वेरिएबल। रॉ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है? कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट मंथ में निकल रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है डिमांड पर। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। सैलरी जो है एम्प्लॉयज की या और वेजेस एक्सपेंसेस, वो भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डेली वेजेस पे भी कुछ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं आपके, या उनके वेजेस और एक्स्ट्रा खर्चे जो है वो चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं। ये सब क्या है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे इसने कहा वेरिएबल कॉस्ट को बाकी हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो रेफर टू इन द मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट कॉस्टिंग टेक्निक। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट होती है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, ये कहलाती है पीरियड कॉस्ट। ठीक है, जैसे अभी आशीष बोल रहे थे कि हमारे पास रेंट 1 साल में बढ़ जाता है, तो 1 साल के पीरियड में फिक्स है वो, फिर अगले साल के पीरियड में फिक्स हो जाएगी, चेंज होकर एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से होती है, तो उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो कम हो जाएगी, प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिक्स वाली हमारे पास ये पीरियड कॉस्ट कहलाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे कहा है कि दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स जनरेटर इज गिवन बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने दिया था। एक कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है जनरेटर, कितने एक्स, तो वो इस फॉर्मूले से हमने टोटल कॉस्टिंग उसकी लिखी हुई है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको बतानी अगर एक्स की वैल्यू 10 है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह के आप कैसे करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन आता है आपको करना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कैलकुलस के अंदर तो इंटीग्रेशन। नहीं आता, ठीक है, हाँ? डिफरेंशिएशन नहीं आता, 12th में मैथ्स नहीं थी मेरे पास। अच्छा, 12th में मैथ नहीं थी, तो अभी ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करेंगे, उसमें तो टोटल डिफरेंशिएशन का ही काम है, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, स्टैटिस्टिक्स, यही है सब। ठीक अच्छा, है, ठीक है। ठीक। तो थोड़ा सा कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, हैंड रेज किसने किए ये? चलो देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना, तो ये होता है n x की पावर n-1, यानी n को पहले ले लो, फिर n में से एक माइनस कर दो। जैसे x की पावर 3, तो 3 को पहले लिख दो, फिर x की पावर 3 थी पहले, एक कम करके 2 कर दो, तो 3x² होगी। ये सिंपल वाला डिफरेंशिएशन है x की पावर n का, वही हमारे पास यूज हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा की हमें कोई जरूरत नहीं, ऐसी इक्वेशन हमारे पास होंगी। तो अब आप कर सकते हो, यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, ठीक है, 60x² है तो 60 हो गया, x² का क्या हो जाएगा 2x, प्लस 1500 का करना, तो 1500 x का, तो 1500, x की पावर 1 है ये। ठीक है, x की पावर 1 का क्या होगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 होती है, 1 इंटू 1 मतलब 1। तो ये तो हमारे पास हो गया इसका 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x² का 2x हो जाएगा, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसमें कोई x है ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसमें x की वैल्यू रख दो 10, 10 रख दी। हाँ, अब बेटा क्या बोलना है तुम्हें नीतू, कुछ बोलना है क्या? x की पावर 2 यानी 10 की पावर 2 हो गया, माइनस 60 × 2x, यानी 2 × 10 प्लस 1500, तो ये हो गया हमारे पास 300।
माइनस के 1200, ठीक है, प्लस 1500। तो 15 और 3 18 में से 1200 गए, ये बच गया हमारे पास 600। तो इसका आंसर हमारे पास 600 हो जाए। ठीक है। अगर हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी, टोटल कॉस्ट इस तरह से किसी पोलिनोमियल फंक्शन के थ्रू दी हुई है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, उस पोलिनोमियल फंक्शन का हमें क्या करना है, पहले डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास एक्स की या वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 में मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करी गई है कि मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेटेड है, बताओ। प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, या प्राइम कॉस्ट माइनस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, या वेरिएबल ओवरहेड्स, या फिक्स ओवरहेड लेस माइनस करना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को। तो अभी आपको इसमें से बताना है। बी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट माइनस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, नहीं, जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स है। ठीक है। अगर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब है कि जो वेरिएबल मतलब जो फिक्स नहीं है, जैसे प्रोडक्ट है हमारे पास, भाई प्रोडक्ट अभी मार्जिनल कॉस्ट में क्या आ रही थी, पहले प्रोडक्ट 1000 बन रहे थे, तो हम 1000 के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग निकाल लेते। अब हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, वेरिएबल होगी, 1001 होगी। तो अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग बढ़ गई है, चेंज होगी, तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, यानी एक्स्ट्रा जो ओवरहेड पड़ा किसी भी चीज पे, तो उससे ही हमारे पास इसको एक बनाने के लिए हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल, कुछ रिसोर्स वगैरह की चेंजेस होंगे। ठीक है, तो वही हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट में आएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करती है वेरिएबल ओवरहेड पे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। तो ये क्वेश्चंस हमारे सब वो थे जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी फिर हम कल की क्लास में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका। नेक्स्ट हमारे पास ये मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, उनको समझेंगे। और बाकी एक यही है, बाकी तो ये वाले तो आगे वाले एथिक्स में पढ़ेंगे।